चाहे श्री कमलनाथ जी हों और चाहे श्री दिग्विजय सिंह जी हों। कल दिग्विजय जी बोल रहे थे कि मुस्लिम की संख्या घट रही है। कमलनाथ जी ने रोज अफ्तार में बोला कि दंगे भड़क रहे हैं। ये चुनाव के समय एक कह रहा दंगे भड़क रहे हैं, एक कह रहा है संख्या, एक कह रहा है संख्या घट रही है। क्यों डराना चाहते हो? कुछ यूं सीएम शिवराज सिंह ने तल्ख अंदाज में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर हमला बोला। शिवराज सिंह की ये तल्खी उस बयान के बाद आई जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मुस्लिमों की वजह से हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है। जाहिर है कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी तकरार बढ़ने लगी है। यानी एमपी की सियासत के केंद्र में अल्पसंख्यक आ गए हैं। और अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के वो बयान भी सुन लीजिए जिस पर शिवराज ने दोनों नेताओं को आड़े हाथों लिया। ये भाजपा और संघ का जो प्रचार है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ, गलत और अप्रमाणित है। क्योंकि तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या घट रही है। मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। नहीं, आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी में कमलनाथ ने भी देश भर में दंगे होने की बात कही थी, जिस पर शिवराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। और ये पहली दफा नहीं है जब सीएम शिवराज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयानों को लेकर सख्त दिख रहे हों। कई बार वो कांग्रेस के नेताओं पर सीधा हमला करते आए हैं। क्या वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा धर्मों में और जातियों में? अब रोज अवतार के समय फिर वो कह रहे हैं इस साल दंगे भड़क रहे हैं देश में, प्रदेश में। कहाँ मध्य प्रदेश में दंगे भड़क रहे हैं? कहाँ मध्य प्रदेश में अशांति है? लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है, और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है। और ये भावी में, अवश्यम भावी में, संभावी में ये कांग्रेस की असली हालत है। कांग्रेस का धनी ढोरी आज देश में भी नहीं है, अनेकों राज्यों में भी नहीं है। अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। ट्विटर की झूठी चिड़िया फिर उड़ गई। उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1.25 साल मौका दिया, उस पर नहीं कर पाए। अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। यूं तो मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है। हालांकि अल्पसंख्यकों को लेकर बयानबाजी कभी कभी प्रदेश की सियासत को गरमा देती है। चुनावी साल है तो अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए नेताओं के बयान भी थोड़े तल्ख हो जाते हैं। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रदेश में शांति बनाए रखने का जिम्मा दोनों दलों पर तो है ही, साथ ही इसकी जिम्मेदारी नेताओं के साथ साथ मीडिया पर भी है, ताकि मध्य प्रदेश की शांति भंग ना हो। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या दिग्गी का बयान अल्पसंख्यकों को लुभाने की रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 2, क्या अल्पसंख्यकों को साधने बीजेपी कांग्रेस के बयानों को आधार बनाएगी? सवाल नंबर 3, क्या एमपी की सियासत में फिर अल्पसंख्यक केंद्र में आ गए हैं? यार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी में बिग फाइट। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन मसलों पर बोलने के पहले हमारे माननीय भी ठिठकते ही होंगे, और कई बार कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही संवेदनशील मसलों पर कोई यूं ही नहीं बोलता है। थोड़ा रद्दोबदल किया है मैंने, क्षमा चाहूँगा। लेकिन मसला यही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं, कई बार तो दिल करता है कि चुनाव के पहले एक आचार संहिता बहुत सख्ती से लागू होनी चाहिए कि किन विषयों पर आप बोलेंगे
और किन विषयों पर बोलना प्रतिबंधित है। उन्हीं में से एक विषय है ऐसा जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक एकता के ताने बाने को चुभने वाला होता है। और जब ये बात शुरू हो जाती है कि हिंदू मुसलमान, तो ये सवाल और जहन में आता है कि ये सवाल चुनाव के वक्त कुछ और संगीन क्यों होने लगता है। 2023 हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था में बेशक शुमार हो चुके हैं। दुनिया ये मान रही है कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में, आईटी में और तरक्की के हर क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति है। तो इन परिस्थितियों में उन मसलों को जिन्होंने पहले भी हमें परेशान किया है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी हमारी ताकत को लेकर कहीं उनको टीका टिप्पणी का मौका दिया है, उन विषयों पर क्या हमें बोलना चाहिए। लेकिन वोट की मजबूरी और वोट का दबाव एक ऐसी चीज़ है कि जिसे कहते हैं कि शोले का वो डायलॉग आता है कि चुनाव आ जाता है तो क्या करें, दिन में 10 दफ़े सच नहीं बोलना पड़ता। वाकई यही स्थिति बनती है कई बार। और जब विषय, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि जब मसला सांप्रदायिक ताने बाने से जुड़ा हो, तब तो बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए। अब ये मसला क्या ज़रूरी है कि हिंदुओं की आबादी कितनी अधिक है या कम है, या मुसलमानों की आबादी कितनी अधिक है या कम है। और अगर कहीं से किसी कॉर्नर से कुछ लोगों की टीका टिप्पणी इस पर आई है तो क्या उसे पूरी भाजपा या पूरी कांग्रेस की आवाज़ मान लिया जाए कि इन्होंने ये कह दिया है तो इनका ये कहना है, तो ये तो कांग्रेस की आवाज़ हो गई, ये बीजेपी की आवाज़ हो गई। मसले आगे बढ़ते हैं, उलझते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो जज्बाती होते हैं और माफ़ कीजिएगा कम अक्ल भी होते हैं, वो इसकी चपेट में आते हैं और ख़ुद भी परेशान होते हैं और समाज को भी परेशान करते हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि किस तरह सलीके से ऐसे सब्जेक्ट्स को देखा जाए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ राजनेताओं की नहीं, हम चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की भी है कि सनसनीखेज़ बनाने के लिए चीज़ों को, उसमें इस तरह की चीज़ें न पेश की जाएं, न प्रस्तुत की जाएं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। जगदीश द्विवेदी साहब हैं, 3 दशकों के सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और एक ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी कलम हर मसले पर बखूबी चली है और मध्य प्रदेश की सियासत के हर बारीकी को बहुत करीब से देखते हैं। बहुत स्वागत करता हूं जगदीश जी, लंबे अरसे बाद आपसे रूबरू हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। नरेंद्र सलूजा साहब हैं, वो जितना उनका ट्विटर बोलता है और उनकी कलम बोलती है, उनकी आवाज़ संजीदगी से कैमरे के सामने बड़ी सलीकेदार और तरबियत वाली होती है। लेकिन अब ये उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। उनके साथ बैठ के भी बड़ा अच्छा लगता है। बहुत स्वागत करता हूं नरेंद्र जी आपका भी। फिरोज़ सिद्दीकी साहब एक ऐसे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के जो तहज़ीब भी समझते हैं, ज़ुबान भी उनकी बहुत बेहतर है और जहनियत से भी वो काफ़ी अपनी सोच को जिस सड़क पर दौड़ाते हैं, वो सड़क भी कम से कम उन अंधेरी गलियों की तरफ तो नहीं जाती हैं जो सभी को बहुत परेशान करती हैं। आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है। जगदीश जी, पहले आप ही की टिप्पणी से मैं आगे बढ़ता हूँ। किस तरह से आप देखते हैं ये मसले कई बार थकाते भी हैं, परेशान भी करते हैं और सनसनी का सब्जेक्ट भी बनते हैं। आप किस तरह देखते हैं मुसलमानों की आबादी कितनी, किस तरह से ये चुनौती, ये बातें? जी शरद जी, सबसे पहले तो मुझे इसमें कहना है कि हिंदू या मुस्लिम, ये मुद्दा चुनाव का होना ही क्यों चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों ये मुद्दा होना चाहिए? क्या डेवलपमेंट इशू नहीं होना चाहिए? कहने को डेवलपमेंट इशू होता है, हमेशा हर नेता कहेगा साहब हम विकास की बात करेंगे। क्या एजुकेशन इलेक्शन इशू नहीं हो सकता? क्या पब्लिक सेक्टर में लोगों को किस तरह जो है हेल्थ सर्विसेज मिल रही है, ये इशू नहीं हो सकता? कुल मिला के जब जब चुनाव करीब आते हैं तब तब मुस्लिम राजनीति केंद्र में आ जाता है। और दुख इस बात का है कि सियासत मुस्लिम को लेके बहुत लंबे समय से हो रही, कोई नए समय से नहीं हो रही। इसकी शिक्षा पे ना तो किसी राजनीतिक दल ने ध्यान दिया बहुत ज़्यादा, इनका आर्थिक विकास कैसे हो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इनकी आबादी बढ़ रही है, इनकी आबादी घट रही है, या ये दंगे करा दें, फसाद करा दें, कौन हिंदू कौन मुस्लिम ये चाहता है? वाकई में जो
आप कह रहे हैं ना कुछ कम अक्ल वालों को छोड़ दें आप, कौन ये चाहता है कि दंगे हों साहब? दाल रोटी कमाने से फुर्सत किसे है जो दंगों में जाएगा? लेकिन राजनीति और राजनेता कई बार ऐसे मसले उठाते हैं और जिम्मेदार नेता जब उठाते हैं तो वो बात नीचे तक जाती है। मेरा मानना है सबसे पहले तो जो आप कह रहे थे मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि ये मुद्दा चुनाव के नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को भी सख्ती करना चाहिए कि आप जातियों पर आधारित इलेक्शन की बात नहीं करेंगे। आप इलेक्शन के चुनाव आयोग को तो इलेक्शन की गाइडलाइन तय करनी चाहिए कि इन इशू पे आप बात करिए, इन इशू पे बात हो, विकास के इन मुद्दों पे बात हो, इन पर बात हो, बच्चों के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, इस पे बात हो, जाति पर बात ना हो, धर्म पर बात ना हो। ये बेहतर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में। और तीसरी चीज़, हर बार एक इसलिए होता है कि मुस्लिम एक बहुत बड़ा शरद जी वोट बैंक है और निश्चित रूप से मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि बीजेपी से ज़्यादा ये वर्ग जो है कांग्रेस से जुड़ा रहा है। और चूंकि मध्य प्रदेश में दो दलीय चुनाव होते हैं और दो दलीय में निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी थर्ड फोर्सेस हैं, लेकिन उनका वजूद नहीं है। बीच में समाजवादी पार्टी उठी, बीएसपी उठी, बीएसपी 5% वोट बैंक पे सिमट गई। ओवैसी फिर आएंगे, हालांकि 2023 में ओवैसी साहब फिर आएंगे। नहीं, ओवैसी साहब आएंगे, लेकिन ओवैसी साहब कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा ही पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उस चुनाव में 1.8% पे एसपी पहुंच गई जो मुस्लिमों की यूपी में पैरोकार होने का दावा करती है। मेरा मानना यह है कि धर्म की बैसाखी लेके जो भी व्यक्ति चुनाव की राजनीति में जाएगा वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। आपको आना तो डेवलपमेंट पे ही पड़ेगा। एक इशू, चुनाव का इशू वही होगा। और आगे जाके जो युवा शरद जी आ रहा है वो इसको लाइक नहीं कर रहा है। राजनेताओं को बराए मेहरबानी समझना चाहिए ये कि वैसे भी राजनीति के प्रति बहुत बड़ा अनास्था का दौर लगातार बढ़ रहा है, तो कम से कम इशू तो शरद जी अच्छे रखिए। और मैं उम्र दराज नेताओं से तो ये कह सकता हूं कि कम से कम उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स देखी है। जानबूझकर कोई भी किसी भी राजनीतिक दल के नेता को धर्म पे आधारित बयानों से बचना चाहिए। नरेंद्र जी, जगदीश जी ने जो कहा है उसके बाद अब उसमें क्या जोड़ना घटाना किया जाए? उन्होंने सारा मसला, सारी मसाइल, सारे मुद्दे सामने रख दिए हैं और मुझे लगता है कि अगर ये मसले इसी तरह उठते रहे और ज़ेरे बहस चर्चा में आते रहे तो देर सवेर गाइडलाइंस इसको लेकर ज़रूर इशू होंगी और ये सारी चीज़ें भी प्रतिबंध के दायरे में होंगी कि आपको किन पर बात करनी है, किन पर नहीं करनी है। लेकिन उसके पहले अगर राजनीतिक दलों में और उनके नेताओं में ये अनुशासन हो तो ये और भी बेहतर है। आपकी टिप्पणी? जी शरद जी, आपने ठीक कहा है और जगदीश जी ने, सम्मानित जगदीश जी ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात कही है। उन्होंने बिल्कुल इस बात का खुलासा किया, इस बात को, सच्चाई को सामने रखा है कि विकास पर चुनाव होना चाहिए। आप देखें, शिवराज सरकार लगातार विकास पे काम कर रही, युवाओं के लिए युवा नीति लाएं, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हम लाडली बहना योजना लाएं, पहले से ही लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लाएं। लगातार मध्य प्रदेश विकास के पथ पर दौड़ रहा है, एक बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्य बन चुका है और कांग्रेस को यह सहन नहीं हो रहा है क्योंकि उसको विकास के मुद्दों पर पता है कि भाजपा से हार होगी तो विकास के ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि प्रति व्यक्ति आय पर बात नहीं करेंगे, ये सिंचाई की क्षमता कितनी थी इनके समय, बिजली का उत्पादन कितना था ये उस पर बात नहीं करेंगे, प्रदेश का बजट कितना था, औद्योगिक विकास दर कितनी थी, प्रदेश की विकास दर कितनी थी उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आंकड़े इनको पता है कि इनके समय प्रदेश 2003 में अंधकारमय था, सड़क नहीं होती थी, गड्ढे होते थे। तो अब ये शुरुआत किसने करी? आपने 2 वीडियो का जिक्र करा, लेकिन मैं यहाँ 4 वीडियो का जिक्र करूँगा। ये शुरुआत हुई थी 2018 के चुनाव से। कमलनाथ जी का एक वीडियो सामने आया था जिसके अंदर वो मुस्लिम नेताओं की बैठक कर रहे हैं। उस बैठक के अंदर वो कह रहे हैं कि आपके बूथों से 90% वोट चाहिए, 60% वोट मिलेंगे तो समझ लीजिए हमारा नुकसान हो जाएगा, आप चिन्हित करिए और भिड़ जाइए, 90% वोट चाहिए। ये शुरुआत 2018 में उन्होंने करी थी। अब जब प्रदेश का माहौल शांति का टापू बना हुआ है, इतने बड़े पर्व आ रहे हैं, रोजा इफ्तार के कार्यक्रम चल रहे हैं, हनुमान जयंती का पर्व है, हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर जो कमलनाथ जी खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, एक रोजा इफ्तार में जाते जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोजेदारों से वो कहते क्या, राजनीति की बात कि आप लोग छिंदवाड़ा संभाल लो, मुझे प्रदेश घूमना है, यहाँ तक नहीं रुकते हैं। कहते हैं आपको पता है प्रदेश में कितने दंगे हो रहे हैं, देश में कितने दंगे हो रहे हैं, ये बर्बाद करने में लगे। अरे कमलनाथ जी, अब ये तो बताएं प्रदेश में दंगे होकर रहे हैं, प्रदेश शांति का टापू, आप दंगे की बात करके मुस्लिम वर्ग में भय क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं? अच्छा, कमलनाथ जी यहाँ नहीं रुके, उसके बाद चालू होगा। दिग्विजय सिंह जी वो जाते हैं सागर के नरियावली,
तो वहाँ पत्रकारों से कहते हैं मुस्लिमों की आबादी घट रही है। ऐसा लग रहा है शायद कांग्रेस के कमलनाथ जी और जगदीश जी ने, आपने भी कहा शुरू में कि एक नेता कहता तो ऐसा लगता है पार्टी की आवाज़ है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, दोनों ने कहा इसलिए पार्टी की आवाज़ मानी जाएगी। दिग्विजय सिंह जी का बयान मैं सामने जवाब आता है। देता हूँ। उसके बाद जी। देखें आप आज जी एक मिनट, मेरा शरद जी से जी 10 सेकंड। बोलिए। उसके बाद चौथा वीडियो कमलनाथ जी आज आष्टा में जाते हैं, पत्रकार वार्ता में उनसे सवाल होता है कि जो असद अहमद का इनकाउंटर हुआ उस पर आपका क्या कहना है, तो आप उनका जवाब सुनिए। 24 घंटे बीत चुके हैं, कल 1 बजे के आसपास इनकाउंटर हुआ। वो कहते हैं मुझे इनकाउंटर की कोई जानकारी नहीं है और ये इनकाउंटर नकली हुआ है, तो इस आधार पर ही भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है। अरे एक माफिया अतीक अहमद जिसकी गुंडागिर्दी का यूपी में बोलबाला था, जिसकी गुंडागिर्दी आपकी बात आ गई, परिवारों को बर्बाद कर दिया। आपकी बात आ गई, आपने अपनी बात पूरी मुकम्मल कर दी। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपने सारे वो सिरे जो आपके काबिल दोस्त ने उठाए हैं, आपसे राजनीति में भी आपके समकालीन ही हैं या आपसे कुछ वरिष्ठ भी हो सकते हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं कि कांग्रेस क्यों अपनी तथाकथित अल्पसंख्यक परस्त नीतियों को लेकर चुनाव के समय ख़ास तौर पर सामने आती है, और इस समय जो बात कही भी जा रही है, ये आरोप जो कांग्रेस लगा रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द ठीक नहीं है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ अमन चैन बिगड़ा हुआ कांग्रेस को दिख रहा है? क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द की जो सेहत है वो नासाज चल रही है? आप ये बताइए, देखिए भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ चलती है। अभी कुछ दिन पहले मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ, पूरा पीसीसी को हमने भगवामय कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी, ये हाय रब्बा ये क्या कर दिया आपने, आप तो बिल्कुल हिंदुत्व की तरफ जाने लगे। आज जब रोज़ा अफ्तार में थे कमलनाथ जी, तो आप जो है बात कर रहे हैं कि अरे आप तो अल्पसंख्यक की तरफ हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है? एक बात स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की बात करती है। ना तो वो हिंदुओं की, ना तो हम हिंदू परस्त हैं ना मुस्लिम परस्त हैं, ये बात अच्छे से समझ ले। अब बयानों की बात कर लीजिए आप, हमने कोई बयान नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी तो अभी कुछ साल 1.5 साल पहले की जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाएंगे और ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे, और मुसलमानों की जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पब्लिक डोमेन में है ना। ये जितने भी बयान है, दिग्विजय सिंह जी ने जो बात की, किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया इस बात का, और ये प्रमाणित है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये धर्म के आधार पर जनगणना शुरू की थी। उसमें ये निकल के आया कि मुसलमानों की जो आबादी है, मतलब जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या का, वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। 2011 में सेम जो है डेटा जो है वो रिपीट हो गया कि मुसलमानों की आबादी कम हो रही है। वही बात दिग्विजय सिंह जी ने की। अब कमलनाथ जी के बयान पे आ जाइए। बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो रोज़ा अफ्तार पार्टी में गए, और रोज़ा अफ्तार पार्टी में उन्होंने सभी मुस्लिम धर्मावलंबी और जो मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल लोग थे उनसे चर्चा की, और ये बात कहा उन्होंने, सही कहा कि ये इस तरीके से जो देश में, आप बताइए कहाँ नहीं हो रहे हैं दंगे। पूरे रामनवमी के अवसर पर क्या हालात किए हैं इन लोगों ने। इनको ये मोदी जी को और शिवराज जी को समझना चाहिए कि आप दूसरे धार्मिक स्थलों की बेइज्जती कर रहे हैं, दूसरे धार्मिक स्थलों पर आप है ना जो है चढ़ के नारे लगा रहे हैं। ये भारत में कभी ऐसा हुआ है? हिंदू मतलब सहिष्णुता, जो धार्मिक सहिष्णुता है वो हिंदुओं ने ही सिखाई, और यहाँ नहीं पूरी दुनिया को सिखाई है उन्होंने कि जो धार्मिक सहिष्णुता है वो हिंदुओं में। आप धार्मिक सहिष्णुता का सत्यानाश हुआ जा रहा है पूरे देश में। हम लोगों की पहचान बदली जा रही है पूरे देश में। हम भारतीय जो थे वो रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे, और ये हमारे साथ गिरजाघरों की क्या स्थिति हो रही है। सरदारियत होने का ये खालिस्तानी हो गए ये लोग। तो ये ऐसे देश नहीं चलेगा। और कांग्रेस अगर इस बात के लिए लेकर लड़ रही है और आपको लगता है कि हम अल्पसंख्यक परस्त हो गए, तो ठीक है साहब, हम अल्पसंख्यक परस्त हैं, लेकिन हम इस बात की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमने भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने शुरू की है, उसी को हमारे सब नेता आगे बढ़ा रहे हैं। एक क्विक राउंड की तरफ और आऊँगा। जगदीश जी, एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो कहता है, खुशी दे तू मुझे या गमों की इंतहा कर दे। खुशी दे तू मुझे या गमों की इंतहा कर दे, खुदा तो इस तरफ कर दे या कि मुकम्मल इस तरफ कर दे। ये सवाल सियासत
से नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। वोट के लिए यूं ही कोई कभी इधर कभी उधर नहीं होता, इसमें भी माफ़ी चाहूँगा, रद्दोबदल की हमने। लेकिन मतदाता को ये तय करना चाहिए कि वो अपने किस स्टैंड के साथ खड़ा होगा। और यहाँ सवाल उन अक़लियतों का है, उन अल्पसंख्यकों का है, जिन्होंने बहुत कठिन समय में भी, बहुत चुनौतीपूर्ण समय में भी हमेशा अपने मुल्क से, अपने मुल्क के साथ खड़े रहे हैं। 47 के बाद से लेकर अब तक घटनाएं कुछ हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं का जिम्मेदार न बहुसंख्यक है न अल्पसंख्यक है। कुछ गलतफहमियां हैं और कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हैं जो दोनों कम्युनिटी में हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये एक राइट टाइम है 2023 में, जब अक़लियतों को यानी माइनॉरिटीज़ को ये तय करा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को पीछे धकेला, उन्होंने और भी इस तरह के गठबंधनों को पीछे धकेला। अभी उनकी कुछ उलझन हो सकती है, लेकिन उससे वो जितनी जल्दी निकलेंगे और अपने पॉलिटिकल स्टैंड को तय करेंगे उतना बेहतर होगा देश की राजनीति के लिए। शरद जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये देश की राजनीति के लिए बेहतर होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं फिरोज भाई के सामने भी कहना चाहता हूँ, इस वर्ग में अभी भी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है जी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल है। सब वर्गों में, बहुसंख्यकों में भी है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग चूंकि बहुसंख्यकों की तुलना में कम है, निश्चित रूप से कम है। उनमें जो मैं हमेशा इस बात को लेकर दुखी रहता हूं कि राजनीतिक दलों को मुस्लिमों के एजुकेशन पे जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया गया। उनके लिए जो विशेष प्रयास होने चाहिए थे, भाई आपने आरक्षण दिया ना एक वर्ग को, आपने प्रयास किए और वो लोग उनको आप लाए, सामाजिक समरसता के साथ ऊपर लाए, एक जो प्रयास होने चाहिए थे। और उसके लिए मुझे ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर्स ही ज़्यादा जिम्मेवार रहे कि जिन्होंने मुस्लिम वोटों का ठेकेदार बन गए कुछ लोग इस देश में रहे हैं। मैं किसी का नाम कोट नहीं कर रहा हूँ शरद जी, दोनों नरेंद्र भाई और फिरोज भाई दोनों बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। कुछ नेता मुस्लिम वर्ग में भी मुस्लिमों के ठेकेदार बने। उन्होंने ये मतलब राजनीतिक दलों को दिखाया कि हमारे कहने से वोट डलते हैं, और दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने खुद ने उसका पालन कभी नहीं किया होगा। लेकिन इन मुस्लिम्स को कुछ नेताओं ने तरक्की की राह पे ले जाने की बजाय हमेशा जो है धार्मिक उन्माद में झोंका, धार्मिक कट्टरता में झोंका। ये भी शरद जी एक कारण रहा, नंबर एक, ये कारण रहा एक बड़ा। और जबकि कोई भी समाज, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, कट्टरता से कोई भी समाज नहीं चलता। आपको उदार तो होना पड़ेगा, उदार होना पड़ेगा, और उदारता से ही सारी चीजें निकलती हैं। और यही, और सियासतदान ये जानते हैं कि मुस्लिमों में एक बड़ा वर्ग है जो बहुत जल्दी, और हिंदुओं में भी है वो, क्या है धर्म क्या होता है शरद जी, सीधा व्यक्ति से जुड़ा होता है। मेरे पास, मैं जल्दी से एक रिएक्शन हाँ, एक बात कहना चाहूँ, धर्म जुड़ा होता है। और राजनेता ये जानते हैं कि धर्म जो है मनुष्य की सबसे कमजोर नस है। अगर राम को कोई कुछ कहेगा शरद जी तो हिंदू को तकलीफ हो जाएगी, और अल्लाह को कोई कुछ भी कहेगा तो स्वाभाविक रूप से जो तकलीफ हमें होगी वो उन्हें हो जाएगी। दुर्भाग्य यह है कि सियासत के जो लोग हैं ये इन्हीं दुखती रसों को पकड़ते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि एक गाइडलाइन बननी चाहिए कि जब जब इलेक्शन होगा इसमें धर्म की बात करने वाले को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाएगा शरद जी। हाँ, लेकिन ये भी एक समझ का एक पक्ष है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। एक बार किसी जलसे में किसी विद्वान ने ये बात कही कि राम को या पैगंबर साहब को इससे कितना फ़र्क पड़ता होगा मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों को बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जब राम या पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी की जाती है। ऐसा क्यों होता है? बड़े विद्वान और आलिम काबिल आदमी थे, और जाहिर तौर पर जो व्यक्ति ईश्वर है उसको इन सारी चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ेगा कि मेरे बारे में क्या कहा गया है। लेकिन लोग पता नहीं क्यों गठाने पैदा कर लेते हैं। नरेंद्र जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, फिर फिरोज साहब की। जी देखिए, मेरे को समझ में नहीं था, कांग्रेस और कमलनाथ जी बड़े कंफ्यूज हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको जाना किधर है। ये हनुमान जयंती की बात करते हैं। आप देखें, आपने कभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कभी सुंदरकांड का पाठ होते हुए देखा? कभी भगवा से पीसीसी को सजे देखा? चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो भगवा से सज गई। इस साल हनुमान जयंती पे पहली बार सुंदरकांड हुआ। क्या इसके पहले हनुमान जयंती नहीं आई? ये कहते हैं पुजारी प्रकोष्ठ की बैठक करी, और राहुल गांधी कहते हैं देश पुजारियों का नहीं है। इनके दिनेश गुर्जर कहते हैं, किसान मोर्चे के अध्यक्ष, कि जो कथावाचक और संत महात्मा होते हैं ये लुटेरे ठगोरे होते हैं। तो कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि वो किधर जाए। वो रोजा इफ्तार में जाके अलग बात करती है, दिखाने के लिए हनुमान भक्त कमलनाथ बन जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी खुद को नर्दा पराक्रमी बताते हैं और मुस्लिमों की आबादी पे चिंता करते हैं। कांग्रेस कंफ्यूज है, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही। ये खुद को धर्मनिरपेक्ष बताएं,
लेकिन इनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। इनके पहले भी वीडियो सामने आया, अभी भी वीडियो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रदेश का माहौल खराब करके, फिरोज साहब, प्रदेश का फिरोज सिद्दीकी संप्रदाय साहब, बिगाड़ के और ये चुनाव में जाना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस जो है, हमेशा मैं फिर कहूँगा, सर्वधर्म समभाव की बात है। और कमलनाथ जी भी अगर रोज़ा अफ्तार में बात कर रहे थे तो यही कि शांति बनाए रखो, आपस में प्रेम भाव बनाए रखो। ये हम हमेशा कहते आए हैं, हम तो कभी नहीं कहा। आप कहते हैं कि हमने भगवा में सलूजा जी को पता है कि हम गणेश जी शुरू से बैठाते आ रहे हैं पीसीसी में, कम से कम 12 साल। मुझे जी ने कहा शांति की अपील करी जी, तो 10 तो दंगे के नाम। अरे अब आपके पास आधा वीडियो है तो मैं क्या करूं उस बात का? आधा वीडियो है तो मैं उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। पूरा वीडियो जारी कर और दो, मुझे झूठा करार कर दो। और दूसरी बात जारी कर दो और शांति की अपील करिए। और दूसरी बात, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये भी तो बताइए, अरे ये भी तो बताइए कि ये कौन लोग पकड़ा रहे हैं बिहार में? ये बजरंग दल के लोग क्यों पकड़ा रहे हैं भाई? ये महाराष्ट्र में क्यों पकड़ा रहे हैं? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है वहाँ ये सब क्यों हो रहा है? छिंदवाड़ा की बात करो। हाँ, मैं छिंदवाड़ा की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं छिंदवाड़ा की ही बात कर रहा हूँ। तो हम यही बात कर रहे हैं ना कि देश में माहौल। हाँ, तो क्या उस रोजा इफ्तार में क्या ये बताइए, चलिए क्या आप ये बताइए कि इस देश में, आप इस बात का जवाब दीजिए कि इस देश की स्थिति क्यों खराब है? सबसे महत्वपूर्ण बात और इस देश में ये हालात क्यों पैदा हो गए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो जगदीश जी ने कही, हम सब इत्तेफाक रखेंगे उससे, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि हम देश में आज अंबेडकर साहब को श्रद्धावनत होकर प्रणाम करते हुए उनको, हमारे संविधान निर्माता हैं, जिस तरह से आरक्षण की एक व्यवस्था को लेकर हम चले जिससे समाज का कमज़ोर और वंचित तबका मुख्य धारा में आए, अक़लियतों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। आरिफ बेग साहब बीजेपी के मशहूर व मारूफ जो लीडर रहे हैं, उनका एक सेइंग उनकी मुझे याद आती है कि अक़लियतों को 3 त की ज़रूरत है: तालीम, तंजीम और तराजू। और इसी में वो लड़की जिसने लोकसभा में, रायपुर की प्यारी सी बिटिया है जिसने, वो भी अक़लियतों की नुमाइंदगी करती है, वो बड़ी खूबसूरत विचार उसने रखे और पूरे मुल्क ने उन्हें सुना। उन्होंने इसमें जब बंसल न्यूज़ से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि तालीम, तंजीम और तराजू में एक ता मैं और जोड़ना चाहूँगी, तरबियत, अपब्रिंगिंग, परवरिश। ये 4 चीज़ें अगर अक़लियतों के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि सब कुछ उनके पास वैसे ही है, वो इस खूबसूरत मुल्क के बहुत ही खूबसूरत बाशिंदे हैं जैसे कि हम सब हैं, और वो भी उसी खूबसूरती से उसका हिस्सा हैं। तो ये 4 चीज़ें भी हो जाएं तो ये तय मतदाता को ही करना है कि बदलती राजनीति, बदलती सियासत, बदलते हिंदुस्तान, बदलते भारत और बदलते भारत के साथ उनका मुस्तकबिल, क्योंकि इसमें बहुत संजीदगी से उन्हें सोचना है कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। और जब मतदाता ये तय कर लेता है तो निश्चित तौर पर ये उसका अपना फैसला होता है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों के साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बिरनपुर टू चुनावपुर। नमस्कार।